नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीआरटी वाले छात्र हों या 6 to 8th वाले छात्र हों या 9 to 10th वाले। ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप 80 क्वेश्चन और एज इट इज जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग इस क्लास में हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को अंत तक जरूर देखना, और फिर अगर आप लोगों को इस सेशन या हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन अगर पसंद आते हैं तभी आप लोग अपनी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है आपकी नर्मदा नदी पर किया गया है। तो याद रखना वो आपकी जो सरदार सरोवर परियोजना है इसका निर्माण जो है आपके नर्मदा नदी पर किया गया है। ये याद रखना क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले ही क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, कहता है भारतीय मानक समय जिसको हम लोग IST भी बोलते हैं और या ग्रीनविच माध्य समय जिसको हम लोग GMT भी कहते हैं, कहता है कि जो IST समय है वो GMT से कितना आगे है। तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछता है, सेम क्वेश्चन आपके TRE 3 पॉइंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था 3.0 में। तो याद रखना, कहता है अक्षांश का एक अंश लगभग अगर एग्जाम में पूछा जाता है TRE 4 में, तो आप लोगों को याद रखना जो अक्षांश का एक अंश होता है वो लगभग आपके 111 किमी के बराबर होता है। ठीक है। तो 33 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 34 आपसे पूछता है निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना जो आपका सियाचिन का ग्लेशियर है, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपके सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, जो जावादी पहाड़ियाँ है ये किस राज्य में है। तो याद रखना ये आपके किस राज्य में हो जाएंगी, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में हो जाएंगी। किसकी पहाड़ियाँ, जावादी की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदांड काल के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना हम लोग जो उत्तर वैदिक काल को है उसको हम लोग जो है मृदांड काल के रूप में जानते हैं। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किस काल में हुआ था, तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किसका प्रयोग, आपके लोहे का सर्वप्रथम। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन और तैयार कर लेना कि लोहे का अगर भारत में पूछा जाए सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो ये भी आपके उत्तर वैदिक काल के दौरान ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी है। तो याद रखना जो भी आपका ग्रीष्मकालीन मानसून होता है इसकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे ये आपके दक्षिण से पश्चिम होती है। तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है नलबान द्वीप कहाँ स्थित है। तो आपका जो नलबान द्वीप है अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उड़ीसा के चिल्का झील में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा के चिल्का झील में आपका कौन सा द्वीप स्थित है, नलबान। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है नीलगिरी पहाड़ी की, तो याद रखना वो आपकी डोडा बेटा हो जाएगी। ठीक है। तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 39 भी समझ गए होंगे। 40 देखते हैं आपसे क्या पूछता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है। तो जो भी आपके संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल के बारे में पूछा गया। तो याद रखना उनका कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने की जो तारीख होती है उससे 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो वही आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग का जो भी सदस्य होगा उसके कार्यकाल की आयु हो जाएगी। ठीक है। तो याद रखना 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कहता है 1940 और 41 में क्या होता है कि व्यक्तिगत जो सबने अवज्ञा की नीति थी इसके दौरान क्या होता है युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था। तो याद रखना जब बात हो रही है आपकी किसके, सबने अवज्ञा की नीति के बारे में बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड आपके महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। तो यही आपका जवाब इसमें सही हो जाएगा 46 का भी। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इसको भी समझते हैं हम लोग हैं। कहता है महात्मा गांधी जो है आपके कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो याद रखना जो आपके महात्मा गांधी जी थे ये आपका जो 40वां अधिवेशन हुआ था 1924 में
ऑप्शन नंबर सी 1924 में जो आपका 40वां अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। और अगर एग्जाम में पूछा जाए जो 1924 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना बेलगाम में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं आपसे क्या पूछता है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को की थी? तो ये तिथि डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखना इनकी हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को की थी। नाथूराम गोडसे ने किसकी हत्या? आपके महात्मा गांधी जी की। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायस राय की उपाधि दी गई? तो याद रखना ये आपका वर्ष 1858 था, जिसमें क्या होता है जो भी आपका गवर्नर जनरल था इसको किसकी उपाधि दी गई? वायस राय की। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, कौन सा वर्ष? 1858। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद यानी जिसको हम लोग अष्टप्रधान भी कहते थे में विदेश मंत्री किसको कहा जाता था? तो याद रखना विदेश मंत्री हम लोग किसको कहते थे? तो वो आपके सुमंत को कहते थे। ठीक है, तो 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1946 में कहता है कि नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था उसमें बहादुरों का जो आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो याद रखना उनको तैयार किया था आपके किसने? तो जिन्ना और पटेल ने उनको तैयार किया था। जो भी आपका नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1946 में, जो भी उसमें बहादुरों को जो है आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो जिन्ना और पटेल ने। याद रखना आप लोग। तो 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 आपसे क्या पूछता है, रॉयल सोसाइटी। तो जो आपकी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है का फेलो बनाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले जो भारतीय थे वो आपके एसडी वाडिया थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको नया भी लग रहा होगा क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर याद रखना। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन यानी एससी वाडिया। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस अगर पूछा जाए एग्जाम में किस तिथि को मनाया, तो आप लोग याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे। और ये यहाँ पर याद रखना कि 1900 जो भी आपका 29 है, 1929 में जो है जो अब भी आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसकी अध्यक्षता अगर पूछी जाती है किसने की थी लाहौर अधिवेशन की, तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। 1929। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या पूछता है, 54 कहता है निम्न में से कौन संगठन ब्रह्म समाज के विरुद्ध था? तो याद रखना इनमें से कौन सा संगठन था जो आपके ब्रह्म समाज के विरुद्ध में था? तो याद रखना वो आपके धर्म सभा। तो 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर याद रखना धर्म सभा के संस्थापक के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो जो आपके धर्म सभा के संस्थापक थे वो आपके राधाकांत देव थे, ये जरूर याद रखना। और अगर एग्जाम में पूछा जाए जो आपकी आत्मीय सभा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा के बारे में पूछा जाए तो जो भी आपकी आत्मीय सभा है इसकी पहले स्थापना की डेट आप लोग याद रखना 1815 ईस्वी में, और किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। ये 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना है। आत्मीय सभा 1815 किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और कहाँ की? तो कलकत्ता में। ठीक है, तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखना जो प्रथम आपका आर्य समाज था इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पर की गई थी? तो बम्बई में। ठीक है, और इसका अगर पूछा जाए आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपके लाहौर में था, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या कहता है, नौजवान सभा जो थी इसके नामक जो क्रांतिकारी संगठन था इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा जो है किस वर्ष में की गई? तो याद रखना ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसकी डेट जरूर एक बार लिखिए। 1926 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 57 आपसे क्या पूछता है, कहता है कि किस मराठा अंग की राजधानी इंदौर थी? तो याद रखना 57 का जो सही जवाब हो जाएगा जो होलकर थे, ये होलकर जो मराठा अंग थे इनकी राजधानी आपकी इंदौर थी। ठीक है, याद रखना 57 का सही जवाब सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इसको भी समझते हैं। कहता है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। तो याद रखना वो आपका कौन सा जिला हो जाएगा जिसकी जो सीमा है वो गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो वो आपका दरभंगा जिला है। ऐसा जिला है जिसकी सीमा आपकी गंगा नदी को नहीं स्पर्श करती है।
क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछता है, वायसराय की कार्यकारिणी जो भी आपकी परिषद होती है, परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे उनका नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ प्रसन्ना सिन्हा जी थे। तो 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो जो भी आपका गोदावरी डेल्टा अगर एग्जाम में पूछा जाता है किस राज्य में, तो ये आपकी एपी यानी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। और यहीं पर अगर पूछा जाता है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के बारे में पूछा जाए तो महानदी का डेल्टा है। यहाँ से और पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं, महानदी का डेल्टा कहाँ है? आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु आपके ऑप्शन में, तो इससे भी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर आपके तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा है। समझ गए होंगे आप सारी बातें। कावेरी डेल्टा कहाँ है? तमिलनाडु में। उड़ीसा में कौन सा? महानदी डेल्टा है। और आंध्र प्रदेश में आपके गोदावरी डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आपसे 72 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? कहता है विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखना वो आपका आर्टिकल अनुच्छेद जो है 108 हो जाएगा, जिसमें आपके जो है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 108 में क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है आपके विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो 73 नंबर क्वेश्चन है पूछता है कि दल परिवर्तन के आधार पर जो है सदन की किसी सदस्य की निर्हारता जो है संबंधी प्रश्न जो है इसका निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? तो ये आपके किसके पास होगा? तो ये आपके संबंधित जो भी सदन के अध्यक्ष होंगे या सभापति के पास, इन दो में से किसी एक के पास ही, दोनों के पास होगा। जो भी आपके क्या होंगे, दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निर्हरता संबंधी प्रश्न होगा, उसका निर्णय कौन करेगा? जो भी आपके संबंधित सदन के अध्यक्ष होंगे या सभापति के पास। तो 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं जो भी महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पद पर कौन आएगा इनमें से? तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपके सर्वोच्च उच्च क्रम पर आएगा वो आपके जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये इसका जो है आपके भारत में सर्वोच्च पद के क्रम में आएगा, यही आपके, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन थे सबसे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका ही जो है सबसे उच्च क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 75 क्या पूछते हैं आपसे। ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। कहता है किसी राज्य में जो विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में से कौन आवश्यक शर्त है? तो इनमें से जो आवश्यक शर्त हो जाएगी वो कहता है संबंधित राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 120 हो, ठीक है। यही आपके विधान परिषद के सृजन के लिए आवश्यक शर्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कहता है कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से क्या थी? तो जो भी आपकी प्रथम लोकसभा थी आपकी भारत की, उसकी अवधि के बारे में पूछा गया। तो याद रखना अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक थी आपके प्रथम लोकसभा की अवधि भारत के। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके आर्टिकल 148 में हो जाएगा। तो 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन सी भाषा जो है वो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है? तो राजस्थानी हो जाएगी, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग। 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 क्या कहता है? कहता है भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये विकल्प जो है आपके पहली बार हमने बोला है कि प्रथम या पहली, जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर लिखिए। तो याद रखना पहली बार नवंबर 2013 में नोटा का विकल्प पहली बार कब आया था? नवंबर 2013 में, आप लोग जरूर याद रखना। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकता है? तो याद रखना जो भी आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है इसको अगर अपना त्यागपत्र देना है तो किसे सौंप कर पद मुक्त हो सकता है? तो ये जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। याद रखना। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? कहता है विधान परिषद की
जो संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, जो भी आपकी विधान परिषद की संरचना का उल्लेख अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये आपके किस आर्टिकल में है? तो ये आपके आर्टिकल नंबर 170 में है। 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब बात करता है निगम कर जो है ये आपका किस प्रकार का कर है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो निगम कर होता है ये तो भारत में केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। पहला पॉइंट आपको यही पता होना चाहिए, किसके द्वारा लगाया जाता है? जो भी आपके भारत में केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा। और ये आपके प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जब केंद्र सरकार लगाती है तो केंद्रीय कर भी हो जाएगा। तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बात हो रही है सोने की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सोने से संबंधित राज्य हो जाएगा वो आपका कर्नाटक हो जाएगा। यही आपके भारत का एक ऐसा राज्य है जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो जो भी आपकी समवर्ती सूची होती है इसके अंतर्गत पूछा गया कौन सा विषय शामिल है, तो आप लोग जरूर याद रखना। ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा श्रमिक संघ, ये भी आपके जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो 84 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 85 क्या कहता है, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है? तो उत्पादन का सक्रिय साधन अगर इनमें से पूछा जाए कौन है, तो आपका मानव पूंजी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के पास है? तो जो भी आपकी हरित क्रांति होती है इसका जो लाभकारी वरदान है अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसके पास है, तो गेहूं और चावल के पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे पूछता है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो महाराष्ट्र था वो आपका, जरूर याद रखना। महाराष्ट्र जो था इसने कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य बना था। 87 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपके कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो जो भी आपके वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होगा इनमें से, तो वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये आपके वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपके वैश्वीकरण में सम्मिलित हो जाएंगी। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर की बैंक का नाम क्या है? तो वो बैंक आपकी हो जाएगी कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, इसका नाम हो जाएगा। तो 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस प्रकार की होती है? तो याद रखना ये आपकी किस प्रकार की होती है, तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किसकी दिशा? आपके जो भी आपकी क्षण चुंबक के भीतर जो भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है अगर एग्जाम में पूछा जाता है इनकी दिशा किस प्रकार होती है, तो इनकी दिशा आपके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो 91 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है कि एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो याद रखना तब क्या होगा, तब जो है, तो इस क्वेश्चन का 92 का सही जवाब हो जाएगा प्रतिबिंब की जो तीव्रता है ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, वो आपकी घटेगी। तो 92 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे क्या पूछता है, एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, तो वह किस प्रकार कार्य करता है? देखिए जब कोई भी काम करेंगे काम होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार का काम होगा? तो याद रखना तो कोई कार्य नहीं करता है। जब आपने काम किया काम हुई नहीं तो यानी कोई कार्य नहीं किया। तो 93 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 आपसे क्या पूछता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्लेग बैक्टीरिया का वाहक है? तो प्लेग बैक्टीरिया को जिनमें से वाहक हो जाएगा वो आपको जेनो पिछला हो जाएगा। ठीक है, तो 94 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है आपसे कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदें जो हैं वो इंद्रधनुष बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक जो परिघटनाओं में से इनमें से कौन सी परिघटना शामिल होती है? तो जो भी आपकी इंद्रधनुष बनने के लिए घटना शामिल होगी वो आपकी इनमें से हो जाएगी अपवर्तन, वर्ण विक्षेप और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन से आपकी इंद्रधनुष बनने की घटनाएं होती हैं। तो 95 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन नंबर 96 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मल्चिंग का प्रभाव नहीं है? तो मल्चिंग का इनमें से कौन सा प्रभाव आपका नहीं होगा? तो मिट्टी के वाष्पीकरण को कम करना ये आपके मल्चिंग का प्रभाव नहीं होगा। बाकी सारे आपके इसके प्रभाव हो जाएंगे। तो 96 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु
से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हों। तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होगा ऐसी स्थिति में कैसा होगा, तो याद रखना वो आपके मुख्य फोकस पर होगा। ठीक है, तो 97 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती है। तो आपकी कौन सी संरचना होगी जो कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला से बनती है। तो ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वलयी संरचना आप लोग इसका जवाब देंगे। तो 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है एक रासायनिक अपक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सत्य है। तो याद रखना इनमें से अगर बात करता है रासायनिक अपक्रिया के बारे में तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर जो है इनमें से सही होगा, कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। यही एक इनमें से सत्य कथन हो जाएगा, बाकी सारे आपके असत्य कथन हो जाएंगे रासायनिक अपक्रिया के विषय में। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। तो 100 नंबर क्लास में हम 100 क्वेश्चन पर ही क्लास को रोक रहे हैं। जो 100 नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और आज का सेशन आप लोगों को जिस तरीके का लगा हो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिस्पांस देना। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो जरूर आप लोग अपनी इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।